गुमराह एपिसोड 221। तैयारा कराची की तरफ महवे परवाज था और मेरा दिल धड़क धड़क कर अपने रब से खैरियत के साथ तैयारे के कराची पहुंच जाने की दुआएं कर रहा था। उस वक्त मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी जिसे मैं न कोई नाम दे सकता था, ना ही अल्फाज में बयान कर सकता हूँ। यार लोगों ने एक स्ट्रेचर पर लाद कर तैयारे की एक आरामदेह नशिस्त पर लाद रखा था मुझे। लिज़ी पामरोज अस्पताल की नर्स की हैसियत से मेरी देखरेख का फर्ज संभाले हुए थी। कागजात में मेरा नाम शाहिद हुसैन दर्ज था। पता कराची के एक फैशनेबल इलाके का था। मैं कराची से बगर्ज़ तफरी अमेरिका आया था। सैन फ्रांसिस्को में एक हादसे के सबब मेरी दोनों टांगें तकरीबन मफलूज हो गई थीं। लिज़ी के पास मेरे एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट थी। एक्सरे में मेरे दोनों पैरों की हड्डियां कई जगह से कुचली हुई नजर आती थी। मेरे सेहतियाब होने में भी बहुत वक्त दरकार था और चूंकि मैं इतना अर्सा अमेरिका में नहीं रह सकता था, इसीलिए मुझे वापस भेजा जा रहा था। जो तैयारा मुझे लेकर जा रहा था उसमें 5 अफराद तो सैन फ्रांसिस्को से सवार हुए थे और बकिया 12 अफराद को न्यूयॉर्क से सवार होना था। तैयारा थाई एयरलाइन का था। थाईलैंड की हुकूमत ने अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की तकमील में मदद हासिल करने के लिए कुछ माहिरीन को अमेरिका से बुलाया था और ये तैयारा उन्हें लेने के लिए खुसूसी तौर पर भेजा गया था। आर्थर फिनली ने अपने असर रसूख से उस तैयारे में मेरे लिए भी जगह हासिल कर ली थी। तैयारे को न्यूयॉर्क से पेरिस, इस्तांबुल और कराची के रूट से बैंकॉक पहुंचना था, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई थी। पासपोर्ट पर असल शाहिद हुसैन की जगह मेरी तस्वीर इतनी महारत से लगाई गई थी कि बगैर देखने पर भी उसके जाली होने का गुमान नहीं होता था। यूं भी एक ऐसे दोनों टांगों से माजूर शख्स के कागजात पर ज्यादा तवज्जो कौन देता है जिसके साथ एक चैरिटी अस्पताल की नर्स हो, तमाम मेडिकल रिपोर्टें भी हों। अमेरिका जैसे चौकिन्ना और चाको चौबंद मुल्क के नहायत फर्ज शनास और दूरबीन हुक्काम उस जालसाजी को पकड़ नहीं सके थे तो कराची एयरपोर्ट पर मुतय्यन अफराद का मुझे क्या खौफ होता। अव्वल तो लिज़ी जैसी नाज़नीन का नज़ारा जमाल उन्हें इतनी मोहलत ही न देता कि वो कागजात पर गौर कर सकें, और अगर फिर भी कोई बदज़ौक़ ज़ाहिद खुश इतना वक्त निकाल ही लेता कि उनकी तरफ तवज्जो दे सके तो उसके लिए असल और नकल में तमीज़ करना आसान ना होता। पेरिस के बाद तैयारे को इस्तांबुल में तेल लेने के लिए रुकना था, लेकिन इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तैयारे के इंजन में कुछ ऐसी खराबी हो गई कि उसे दोबारा परवाज करने में कई घंटे लग गए। जूं वक्त गुजर रहा था मेरी वहशत में इजाफा होता जा रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि कहीं कोई नई उफ्ताद ना आन पड़े, मेरा ये सफर जल्द तमाम हो जाए, हमें इस्तांबुल में ना रुकना पड़े। वो दिलों के भेद जानने वाला और सबकी सुनने वाला रब, कुल जहानों का मालिक बड़ा कारसाज है। उसने मेरी दुआओं को कबूलियत बख्श दी और हमारा जहाज इस्तांबुल से उड़ान भर के रात के 11 बजे के करीब कराची आन ठहरा। रोशनियों के इस जगमग करते शहर में मैं पहले भी आ चुका था, लेकिन उस समय मुझे ये शहर इतना अच्छा नहीं लगा था जितना खूबसूरत आज मालूम दे रहा था। कस्टम वगैरह की कार्रवाई में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। तैयारे से उतरने वाले सिर्फ 2 ही मुसाफिर थे, एक मैं तेरा बख्त गुलाम जिलानी और एक वो मेरी निगरां एलिजाबेथ फिनले जो एक नर्स के फराइज अंजाम दे रही थी। मुझे स्ट्रेचर पर डालकर जैसे ही बाहर लाया गया 2 खुशपोश नौजवान तेजी से लपक कर मेरे करीब आ गए। दोनों के कद 6-6 फुट के करीब जरूर रहे होंगे। सेहत उनकी काबिल रश्क हद तक अच्छी थी। दोनों ने नहायत कीमती कपड़े के 3 पीस सूट जेबेतन किए हुए थे। हाथों में उनके हीरे की बेशकीमत अंगूठियां चमक रही थी। उनमें से एक ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बड़े मुहज़्ज़िबाना अंदाज में कहा, मुझे डॉक्टर फिरोज बख्त कहते हैं जनाब। अगर मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ तो आप शाहिद हुसैन साहब हैं और सैन फ्रांसिस्को से तशरीफ लाए हैं। मैंने हाथ मिलाते हुए कहा, आपको बिल्कुल धोखा नहीं हुआ डॉक्टर, मैं शाहिद हुसैन ही हूँ, लेकिन क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको मेरी आने की इत्तला कैसे हुई? वो जनाब, हमें डॉक्टर धुम्मन साहब ने फ़ोन पर बताया था। उन्होंने हुक्म दिया था कि आपके लिए कराची एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस का इंतजाम होना चाहिए, तो जनाब हम आपको लेने के लिए आए हैं। शुक्रिया आप लोगों का, और डॉक्टर धुम्मन का तो मैं बेहद मशकूर हूँ। बड़ी मेहरबानी की उन्होंने मेरे साथ, मैंने खुश इखलाक़ी से कहा और फिर उसके साथी की तरफ इशारा किया। इनका तारुफ नहीं कराया आपने? ये मेरे साथी डॉक्टर शुजात खान हैं, इन्हें आप डॉक्टर खान कहकर मुखातिब कर सकते हैं जनाब। वो मेरे लिए एक एम्बुलेंस लेकर आए थे जिस पर एक प्राइवेट अस्पताल का नाम बेहद जली हरूफ में लिखा हुआ था। उनके साथ 2 मेल नर्स भी मौजूद थे जिन्होंने मुझे नहायत आहिस्तगी और आराम से उठाकर अपने साथ लाइव स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया और फिर उसको एम्बुलेंस के अंदर पहुंचा दिया। दोनों मेल नर्स और डॉक्टर भी मेरे साथ ही आन बैठे। लिज़ी को उन्होंने आगे ड्राइवर के साथ बिठा दिया। एयरपोर्ट से रवाना होकर एम्बुलेंस कोई आधे घंटे के बाद एक जगह जा ठहरी और जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो पता चला कि वो जगह जहां उन्होंने मुझे ला उतारा था एक जदीद तर्ज की आलीशान कोठी थी जिसके हर दरो दीवार से उसमें रहने वाले की अमारात झलक रही थी। वसी लॉन में सरसब्ज घास का फर्श था जिसके चारों तरफ खुशनुमा पौधे सर उठाए खड़े थे। कोठी के उस हिस्से में इतनी तेज रोशनी का बंदोबस्त रखा था उन्होंने कि रात के उस समय जमीन पर पड़ी हुई सुई भी नजर आ सकती थी। उन्होंने मेरा स्ट्रेचर एम्बुलेंस से उतारकर जमीन पर रखा तो मैं उठकर अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। डॉक्टर खान ने मुस्कुराकर मुझे देखा और आगे ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। डॉक्टर फिरोज ने मेरे करीब आकर सरगोशी में कहा, अभी आप खड़े ना हो जनाब, वो नर्स देख लेगी तो कोई मुसीबत खड़ी कर देगी। उसका इशारा लिज़ी की तरफ था। मैंने कहा, उसकी फिक्र ना करें आप, वो जानती है कि मेरी टांगे सही सलामत है, अलबत्ता कुछ और नहीं जानती वो।
लिजी भी एम्बुलेंस से नीचे उतर आई थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखकर वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, ओहो जनाब आली, चलने में ये पलस्तर परेशान करेगा आपको, लेटे ही रहें अभी आप। नहीं लिजी, मेरी तो कमर तख्ता हो गई है लेटे लेटे, अब मैं मजीद नहीं लेट सकूंगा, और ये पलस्तर कोई तकलीफ नहीं देगा मुझे, मैं सहारा लेकर चल सकता हूँ, तुम फिक्र ना करो इसकी। आइए फिर मैं आपको सहारा देकर ले चलूँ। अरे नहीं नहीं मिस, आप हटें, हम ले चलते हैं इन्हें। फिरोज ने जल्दी से मेरा बाजू थाम कर कहा, हाँ लिजी तुम अंदर चलो, मैं आ जाऊंगा इन लोगों के साथ। डॉक्टर खान बोला, आइए मिस, आप मेरे साथ आएं, इनकी फिक्र बिल्कुल ना करें, ये अब हमारी जिम्मेदारी है, आपने इन्हें यहाँ पहुँचा दिया, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लिजी को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया, उसके चेहरे से नागवारी झलकने लगी, मगर उसने अपने किसी अमल से इसका इजहार नहीं होने दिया। वो खामोशी से खान के साथ इमारत के अंदर चली गई। दोनों मेल नर्स खाली स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रखकर खुद भी अंदर बैठ चुके थे। इस अवस्था में फिरोज मुझे सहारा देकर आगे बढ़ाने लगा। एम्बुलेंस आगे बढ़कर इमारत के दूसरे गेट से बाहर निकल गई। मैंने फिरोज से कहा, डॉक्टर खान ने लिजी को नाराज कर दिया, उसे इस अंदाज से बात नहीं करना चाहिए थी उससे, वो कोई मामूली नर्स नहीं है, धुम्मन भी अदब से बात करता है उससे। वो हंस पड़ा, किसकी बात कर रहे हैं जनाब आप, इन स्मगलरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो मिस्टर ग्रेगरी के हुक्म की तामील में आपको लेने के लिए पहुंचे थे वहां। मैं चलते चलते चौंक कर रुक गया। हैरत से दीदे फाड़कर मैंने उसे देखा। क्या, तो तुम्हें ग्रेगरी ने एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा था? मगर वो धुम्मन, उसने भी तो यहाँ किसी को मेरी आमद की इत्तला दी होगी। हाँ जरूर दी है इत्तला उसने, उसके आदमी हमसे 2 घंटा पहले ही वापस आ गए थे एयरपोर्ट से, उन्हें बताया गया था कि तुम्हारा तैयारा सुबह 7-8 बजे से पहले नहीं पहुंच सकेगा यहाँ, अब वो सुबह फिर जाएंगे एयरपोर्ट। लेकिन ये गलत इत्तला उन्हें दी किसने थी? इसका इंतजाम भी हमें ही करना पड़ा था, हम उनसे एयरपोर्ट पर कोई तसादुम नहीं चाहते थे। ये बात मेरे लिए परेशानी का बायस बन गई थी। इतनी जल्दी उन लोगों से मिल बैठना मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था, अभी तो बहुत से काम निपटाने थे मुझे। उस लिजी बेगम के जरिए मुझे उन लोगों से मुतारिफ होना था जो मेरे वतन की बुनियादें खोखली करने में मसरूफ थे। धुम्मन के उन गुर्गों से निमटना था जिन्होंने मेरा पार्सल तैयार करके सैन फ्रांसिस्को भेज दिया था, और उन्हें भी देखना था जिनके लिए धुम्मन ने एक बार फिर मुझे तोशेदान बना डाला था। और उन सबसे पहले मुझे अपनी जिंदान में पड़ी बहन आसिया और अपने दोस्त असलम आबी की खबरगिरी करना थी। माजी के सीने से लग के उनका कलेजा ठंडा करना था। ना जाने वो किस हाल में थी, ये तो उसके एक गोशे में बैठकर हम तो सना करते रहने के दिन थे, मगर तकदीर उसे इस उम्र में भी सुकून का सांस नहीं लेने दे रही थी। मैंने कहा, यह अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, क्या ग्रेगरी ने तुम ऐसा करने के लिए कहा था? उन्होंने कहा था कि आप इस जहाज से कराची पहुंच रहे हैं, हमें आपका ख्याल रखना है और ज़रूरत के वक्त आपकी मदद भी करना है। चनाचा जब हमें मालूम हुआ कि कुछ ऐसे लोग जो पहले से हमारी फहरिस्त में हैं एम्बुलेंस लेकर एयरपोर्ट पहुंचे हैं ताकि वो आपको अपने साथ ले जा सकें, तो हमने आपको उनसे बचाने की खातिर ये कदम उठाया है। ख्याल रखने का मतलब ये तो नहीं था यार जो तुमने कर डाला है, तुम्हें तो सिर्फ दूर रहकर निगरानी करनी थी मेरी, और ज़रूरत के वक्त मदद भी इसी तरह करनी थी ताकि किसी को पता न चल सके कि मेरा मददगार कौन है। ओहो जनाब, फिर तो बड़ी गलती हो गई हमसे। बहरहाल हम कोशिश करेंगे इसके तदारक की। क्या करेंगे आप? किस तरह कोशिश करेंगे? आप अंदर चलकर बैठे जनाब, इत्मीनान से बैठकर तरतीब देंगे कोई प्रोग्राम। चलो, लेकिन यह ख्याल रखना लिजी को मालूम ना हो तुम्हारी असलियत, ना उसके सामने को ऐसी बात करना। दुश्मन की बड़ी खास और अहम शख्सियत है वो, बड़े गुण भरे हैं उसके अंदर और हर तरह के हालात से निमटने के हुनर आते हैं उसे। उसकी मासूम सूरत से धोखा ना खा जाना। ये बहुत अच्छा किया आपने कि उसके बारे में बता दिया, वरना जिस तरह आप उसके सामने अपने पैरों पर खड़े हो गए थे उससे तो मैं यही समझा था कि वो कोई आपकी शरीके राज कस्म के साथी है जिसे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मालूम तो उसे बहुत कुछ है मेरे बारे में, वो यही जानती है कि मैं एक जराइम पेशा आदमी हूँ और धुम्मन के लिए काम करता हूँ। अब मैंने खुद को उसकी तंजीम की गुलामी में दे दिया है जिसका धुम्मन भी गुलाम है, लेकिन उसे मेरे और ग्रेगरी के ताल्लुकात का इल्म नहीं है। मैं उसकी नावाकफियत से ही फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोठी में कितने लोग हैं? मेरे और खान के अलावा इस वक्त यहाँ एक चौकीदार, एक माली और एक बूढ़ी मुलाजमा है जो कोठी की सफाई और यहाँ एक आध रात गुजारने को आने वालों के लिए खाना वगैरह पकाने पर मामूर है। एक आध रात गुजारने से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यहाँ कोई मुस्तकिल नहीं रहता? जी नहीं, ये कोठी सिर्फ मेहमानों के लिए है। हमारा जो भी मेंबर बाहर से यहाँ आता है उसे हम इसी कोठी में ठहरा देते हैं। मेहमानों की ज़रूरियात, देखभाल और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ही मेरी जिम्मेदारी है। क्या इस वक्त मेरा पलस्तर उतारा जा सकता है? हमें इसका कोई तजुर्बा नहीं जनाब, हम कोई सचमुच के डॉक्टर नहीं हैं। वो हंस कर बोला, कोई तेज़धार खंजर या लोहा काटने वाली आरी तो होगी ना? अगर ना हो तो कहीं से मुहैया कर दो। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी आपको, मैं पहुँचा दूंगा आपको ये दोनों चीज़ें। वो बातें करते करते मुझे एक नहायत आरास्ता ख्वाबगाह में ले आया। यहाँ आराम और आसाइश की हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी ख्वाबगाह में ज़रूरत हो सकती है। बड़ा ही ख्वाबनाक माहौल था यहाँ का।
اندر داخل ہوتے بستر پر گر کے نیند کی وادیوں میں اتر جانے کو جی چاہنے لگتا تھا۔ کھانے وغیرہ کا انتظام کر دوں آپ کے لیے؟ نہیں، کھانا ہم جہاز میں کھا چکے ہیں، البتہ ایک کپ کافی میں ضرور پیوں گا۔ میں بھی بنوا دیتا ہوں آپ کے لیے کافی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، وہ آری بھی لیتے آنا، بیٹھنے میں بڑی تکلیف دے رہا ہے پلستر، اور اس لزی کو بھی دیکھ لینا کیا کر رہی ہے وہ۔ جی بہت بہتر جناب، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ 3 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ آری لے کر واپس آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے آری لے کر پوچھا، الزبتھ کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے وہ اس وقت؟ وہ آپ کی خوابگاہ کے سامنے والی لائن میں تیسری خوابگاہ میں ہے، شاید وہ سونے کی تیاری کر رہی ہے۔ ملازمہ سے میں نے کہہ دیا ہے، وہ کافی لا رہی ہے آپ کے لیے۔ یہ کون سا علاقہ ہے جہاں اس وقت ہم ٹھہرے ہوئے ہیں؟ محمد علی سوسائٹی ہے جناب یہ۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دیں، یہ آپ کی مسحری کے سرانے بٹن لگا اس کا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا تو وہ مڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے سے باہر چلا گیا۔ صبح ہونے سے پہلے میں اپنا ٹھکانہ تبدیل کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں رہنا میرے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ لزی پر کسی بھی وقت یہ راز کھل سکتا تھا کہ میں ان لوگوں کو ڈبل کراس کر رہا ہوں، دوہری چالیں چل رہا ہوں میں ان کے ساتھ، اور یہ بات میرے منصوبے کی راہ میں بے شمار مشکلات کھڑی کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں سوچ لیا تھا کہ اسے ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں گا، اس سے کہہ دوں گا کہ ہم غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، یہ دھمن کے آدمی نہیں ہے، یہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے ہمیں گھیر لائے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے دھمن کے ہاتھوں کوئی چوٹ کھا چکے ہوں اور اس کا کھاتا رکھتے ہوں اپنے ساتھ، اور ہمیں نشانہ بنا کے وہ پرانا حساب چکتا کرنا چاہتے ہوں۔ فیروز کے جاتے ہی میں نے آری سنبھالی اور آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ پلستر کاٹنا شروع کر دیا۔ آری بہت اچھی تھی، اس کا بلیڈ بالکل نیا معلوم ہوتا تھا۔ پلستر بڑے آرام سے کٹتا جا رہا تھا، پھر بھی میں بڑی احتیاط سے سنبھل کر آری چلا رہا تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں وہ پلستر کو کاٹتی ہوئی میرے پاؤں میں نہ اتر جائے۔ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ اس کوٹھی سے باہر جا کر مجھے پاکستانی کرنسی کی ضرورت پڑے گی، جو اس گھڑی میرے پاس بالکل بھی نہیں تھی۔ میں لزی کو ساتھ لے کر ساری رات سڑکوں پر تو نہیں پھر سکتا تھا۔ فیروز نے بتایا تھا کہ یہ کوٹھی جس میں اس گھڑی ہم موجود تھے محمد علی سوسائٹی میں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دور نرسری پر ٹوانا ہاؤس نامک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا، جہاں مجھ جیسے ضرورت مندوں کو ہر وقت کمرہ مل سکتا تھا۔ اس ہوٹل کی انتظامیہ بے حد نیک تھی۔ وہ اپنے ہاں آنے والوں سے کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی جی یہ جو تم آدھی رات کو یوں گھسے چلے آئے ہو یہاں، تو اس کی کوئی معقول وجہ ہے بھی یا نہیں تمہارے پاس؟ گھر سے بھاگ کر آئے ہو، کسی دشمن سے پناہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، کوئی مسافر ہو، یا کوئی واردات کر کے اپنی موجودگی یہاں ظاہر کرنے کے لیے اندراج کروا رہے ہو اپنے نام کا ہمارے رجسٹر میں؟ وہ ایسے سوالات کر کے اپنے معزز مہمانوں کو پریشان نہیں کرتے تھے، اور جب آنے والا ایک رات کے قیام کی منہ مانگی قیمت دے رہا ہو تو کسی کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کب تک ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں بھی لزی کو لے کر وہاں جا سکتا تھا، اور جب تک میری جیب اجازت دیتی سکون سے رہ سکتا تھا میں وہاں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر میں نے جلدی سے آری کرسی کے نیچے اپنے پیروں کے پاس رکھ دی اور بستر سے چادر کھینچ کے اپنے پیروں کے اوپر پھیلاتے ہوئے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ وہ 40 سال سے اوپر کی ایک صحت مند عورت تھی، اپنی وضع قطع سے وہ ملازمہ ہی لگتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹی سی صاف ستھری ٹرے اٹھا رکھی تھی، وہ کافی لے کر آئی تھی میرے لیے۔ قریب آ کر اس نے سمٹتے شرماتے ہوئے ٹرے میرے سامنے رکھ کے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ کافی لے لیں صاحب جی۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ تیر گئی۔ میں نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، نام کیا ہے تیرا بی بی؟ زلیخا نام ہے صاحب جی، پر آپ کو اچھا نہ لگے میرا نام تو کوئی اور نام رکھ لیں آپ۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، نام تو زلیخا بھی برا نہیں ہے، کیا برائی نظر آتی ہے بی بی تجھے اس میں؟ وہ جی برائی تو مجھے بھی کوئی دکھائی نہیں دیتی، پر جی اپنی اپنی پسند بھی تو ہوتی ہے نا آدمی کی۔ ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، میں بھی اپنی پسند کا کوئی اچھا سا نام سوچوں گا تمہارے لیے، جب تک تم میرا ایک کام کر دو۔ ہاں ہاں بولے صاحب جی۔ وہ فیروز کہاں ہے؟ کچھ پتا ہے تمہیں اس کا؟ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ تو ایسا کرو اس سے جا کر کہہ دو تمہیں جیلانی صاحب بلا رہے ہیں۔ ابھی لے جی، یہ بھی کوئی کام ہے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کافی کا کپ خالی کر کے رکھا ہی تھا کہ وہ فیروز کے ساتھ دوبارہ واپس آ گئی۔ میں نے کپ ٹرے میں رکھ کر اس سے کہا، یہ لے جاؤ بی بی، اور اب جا کر آرام کر دو، اور ہاں دیکھ زیادہ مت سوچا کر اپنے بارے میں، اور زیادہ دیر خالی بھی نہ بیٹھا کر، کرتی رہا کر کچھ نہ کچھ۔ وہ سنا نہیں ہے تو نے، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اسی لیے آدمی کو اپنا ذہن خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، کام لیتے رہنا چاہیے اس سے۔ بہت اچھا مولوی جی، آپ کی باتوں کو میں پلو سے باندھ کر رکھوں گی، اس نے چڑھ کر کہا اور ٹرے اٹھا کر تیزی سے باہر چلی گئی۔ کیا بات ہے جیلانی صاحب، کوئی گستاخی ہو گئی اس سے؟ فیروز نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی ایک بات کہہ دی میں نے اس سے، کوئی ستم رسیدہ لگتی ہے مجھے یہ؟ پتہ نہیں جناب، میں نے کبھی کوئی توجہ نہیں دی اس کی طرف، حالانکہ 10 سال ہو گئے اسے اس کوٹھی میں رہتے ہوئے۔ اس سے پہلے کہاں تھی یہ بھی میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ جانے کہاں سے گھومتی پھرتی آ گئی تھی،
हमें एक मुलाजमा की ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने इसे रख लिया। यहाँ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से किसी को मुलाजिम रखने से पहले छानबीन की ज़रूरत पड़े, और 10 साल में कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया इसने किसी को यहाँ। मैंने किस्से को तूल देना मुनासिब ना समझा। हालांकि कई सवाल मेरे जहन में कलबला रहे थे, मगर मैं उसमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वक्त मेरे पास था ही कहाँ। रात तेजी से गुजरती जा रही थी। अभी मुझे इस पलस्तर से भी निजात हासिल करना थी जिसमें उस इब्ने रजील धुम्मन ने मुझे घुटनों से ऊपर तक दफन कर रखा था, जिसकी वजह से मैं आज़ादी के साथ चल फिर नहीं सकता था, और उसमें से हीरे भी तलाश करके निकालने थे मुझे। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं नहीं जा सकता था। मुमकिन है वो मेरी ही मिल्कियत बन जाते। धुम्मन ने यह तो बताया ही नहीं था कि उन्हें यहाँ किसके हवाले करना है। जिसे ये हीरे मुझसे हासिल करना थे उसे एयरपोर्ट पर ही रिसीव करना था मुझे, और वो वहाँ आ नहीं सका था। अब अगर उससे सामना हो भी जाता तो मैं ये कैसे जान सकता था कि वो वही शख्स है। मैंने मौजू बदलते हुए फिरोज से कहा, कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है इस वक्त? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है इस वक्त आपको? मैं दरअसल सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। एलिजाबेथ बहुत चालाक और अय्यार लड़की है, उसके साथ मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो किसी भी वक्त हमारे ताल्लुक के बारे में जान सकती है। मैं भी उसे चौंकिन्ना नहीं करना चाहता। बड़े काम लेने हैं मुझे उससे। अभी यहाँ से जाने के बाद मुझे कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने तुमसे इस बारे में पूछा है। अगर हो सके तो पो पटने से पहले पहले कुछ रकम का इंतजाम कर दो। ये ठीक सोचा आपने। 10-20 हज़ार तो यहाँ भी मौजूद रहते ही हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी होंगे इतने रुपए आपके लिए। मजीद की ज़रूरत हो तो फ़ोन नंबर ले ले मेरा, इस पर बता दिया करें। रकम पहुँच जाया करेगी जहाँ भी आप मंगवाना चाहेंगे। ठीक है, रुपए ला दो मुझे। इस पलस्तर से जान छुड़ाकर मैं कुछ देर के लिए हाथ पैर सीधे करूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा यहाँ से। गेट पर चौकीदार तो होता ही है ना? जी हाँ, लेकिन आप अकबी दरवाजे से जाएंगे, उधर कोई नहीं होगा। पीछे गली से निकलकर आप मेन रोड पर पहुंच जाएंगे। वहां कोई टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल जाएगा आपको। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से नर्सरी तक तो पैदल भी जा सकते हैं हम। वहाँ टिवाना हाउस में जा ठहरूंगा मैं। मेरा ख्याल है वो एक बेहतरीन जगह है मेरे लिए। ये बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने, और अच्छा किया कि मुझे बता दिया। कभी ज़रूरत हुई तो मैं वहाँ रब्ता कर लूँगा आपसे। वैसे एक आदमी मुस्तकिल आपकी निगरानी करता रहेगा, उससे भी पता चलता ही रहेगा हमें आपके बारे में। ठीक है, अब तुम जाकर रुपए ले आओ, मैं ये बीड़ियाँ काट दूँ अपने पाँव की जब तक। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। वो चला गया और 5 मिनट के अंदर अंदर उसने 18,000 रुपए लाकर मेरी झोली में डाल दिए। वो अपने साथ एक अटैची केस भी लेकर आया था, और जूतों का भी एक जोड़ा उसके साथ था। वो ये सारी चीज़ें मेरे हवाले करके चला गया। पलस्तर काटने में मुझे कोई 2 घंटे लग गए। बड़ी तकलीफ देने लगा था वो मुझे। पैर अकड़ कर रह गए थे मेरे। उससे निजात मिली तो चंद मिनट तक तो मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे मेरे वजूद में पैर ही नहीं है। देर तक मैं दोनों हाथों से अपनी पिंडलियां सहलाता रहा, तब कहीं जाकर अपने पैरों को ठीक से हरकत देने के काबिल हो सका। उस काम से फारिग होकर मैंने अटैची से निकालकर एक साफ सुथरी शलवार कमीज पहनी। शलवार तो ठीक ही थी, अलबत्ता कमीज कुछ तंग थी मेरे, मगर इतनी भी नहीं कि पहनी ना जा सके। लिबास तब्दील करके मैंने पलस्तर के तमाम टुकड़ों को समेट कर एक जगह किया और तकिए का गलाफ उतारकर उसके अंदर उन्हें भर दिया। 3 हीरे जो काटने के दौरान निकल आए थे उसी के साथ रखकर गलाफ का थैला अटैची केस में रख दिया। फिरोज के दिए हुए रुपए भी मैंने अटैची में रखकर अटैची मसहरी के नीचे सरका दी। 3 बज रहे थे। मैं 2 घंटे आराम करने की नीयत से बिस्तर पर जा गिरा। मुझे सोए हुए 1 घंटा ही गुजरा होगा कि धमाकों की आवाज ने दोबारा बेदार कर दिया। चंद लम्हे तक तो मैं समझ ही ना सका कि ये आवाजें कैसी हैं और कहाँ से आ रही हैं। आवाज दुरुस्त होने पर मालूम हुआ कि कोठी के अंदर कहीं फायरिंग का तबादला हो रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। अचानक मुझे आलिया की दी हुई करिश्माकार अंगूठी का ख्याल आया। वो उस पतलून की जेब में थी जो पलस्तर चढ़वाते वक्त मैंने पहन रखी थी। पलस्तर उतारने के बाद मैंने वो आधे पांचों वाली पतलून उतारकर ऐसे ही एक तरफ डाल दी थी। अंगूठी निकालने का ख्याल ही नहीं रहा था मुझे। उस वक्त अगर फायरिंग की आवाज में ना सुनता तो वह अंगूठी यहीं रह जाती। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने मुझे उस अनमोल शय से महरूम नहीं होने दिया था। बस बाल बाल बचा लिया था उस कारसाज ने, वरना तो क्या ही कसर रह गई थी उसके हाथ से निकल जाने में।